प्यारे साथियों, इस उम्मीद कि इसके पहले का आपने सेशन देखा होगा, बहुत ही बेहतर था। उसी से आगे आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और इसमें बहुत सारे सवाल लेकर के आपके लिए मैं हाजिर हुआ हूं। आइए जुड़िए आप और आंसर करने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में से लाहौल में अवस्थित किस घाटी को काराकोरम के लिए विशेष महत्व है? स्पीति घाटी, जौहर घाटी, पार्वती घाटी और मलान। तो सही ऑप्शन हो जाएगा मलान घाटी। अगले सवाल पे चलते हैं। यह घाटी हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, जो तिब्बत की सीमा के समीप है। यह घाटी हिमाचल प्रदेश के अंतिम गांव चितकुल को मार्ग को उपलब्ध कराती है। पार्वती घाटी, सांगला, मलान और किन्नौर। तो सही आंसर हो जाएगा पार्वती घाटी। हिमाचल प्रदेश में कौन सी घाटी तीर्थ यात्रियों को मणिकर्ण साहब तक जाने का मार्ग प्रदान करती है? मलान घाटी, पार्वती घाटी, सांगला और किन्नौर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा मलान घाटी जाने का मार्ग प्रदान करती है। हिमाचल प्रदेश में कौन सी घाटी तीर्थ यात्रियों को, सेम सवाल है तो आंसर वही रहेगा, पार्वती घाटी ही सही आंसर रहेगा। हिमाचल प्रदेश में किस घाटी को व्यास घाटी के नाम से भी जाना जाता है? सांगला घाटी, मलान घाटी, पार्वती और किन्नौर। तो है सांगला घाटी को व्यास घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल बेहद खास है कि किस घाटी को छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा स्पीति घाटी को ही छोटा तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। तो आप जानते हैं लाहौल और स्पीति घाटी किस राज्य में है? कमेंट करके बताते चलिए आप। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू कांगड़ा घाटी निम्नलिखित में से किन श्रेणियों में स्थित है? ऑप्शन है धौलाधर एवं काराकोरम, धौलाधर पीर पंजाल, धौलाधर मकालू, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य कुल्लू कांगड़ा घाटी स्थित है। और आप जानते हैं कुल्लू कांगड़ा घाटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। अगले सवाल पे आते हैं कि हिमाचल प्रदेश का कौन सी घाटी लाहुल, पंगवाल और भोटिया लोगों का आवास क्षेत्र है? ऑप्शन आपके सामने है पांगी घाटी, कांगड़ा घाटी, चंबी घाटी और स्पीति घाटी। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा पांगी घाटी में ही लाहौल, पंगवाल और भोटिया आवास क्षेत्र के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित किस घाटी से होकर चंद्र और भागा नदियां प्रवाहित होती हैं? ऑप्शन है कांगड़ा घाटी, चंबी घाटी, पांगी घाटी और लाहुल घाटी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा लाहुल घाटी से ही चंद्रभागा नदियां निकलती हैं, जो आगे चल करके चंद्रभागा के नाम से या चेनाब के नाम से जानी जाती हैं। दोनों जब मिलती हैं तो इन्हीं को हम चेनाब कहते हैं। अब आप कमेंट करके मुझे बताओ कि चेनाब किसकी सहायक नदी है। अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। भासौर, डलहौजी और खजियार प्रमुख पर्यटन स्थल किस घाटी में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है चंबा घाटी, दून घाटी, जौहर घाटी और फूलों की घाटी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चंबा घाटी में स्थित है। अगले सवाल पे आते हैं कि उत्तराखंड में अवस्थित कौन सी घाटी अनुदैर्ध्य घाटी का उदाहरण मानी जाती है? उत्तराखंड की कौन सी घाटी को अनुदैर्ध्य घाटी का उदाहरण माना जाता है? ऑप्शन है आपके सामने दून घाटी, जौहर घाटी, धौली घाटी और सौर घाटी। तो आपका सही हो जाएगा सौर घाटी को माना जाता है। उत्तराखंड की किस घाटी को मिलाप घाटी और गौरी गंगा घाटी के नाम से भी जानते हैं? मिलाप और गौरी गंगा घाटी के नाम से। ऑप्शन है जौहर घाटी, धौली घाटी, सौर घाटी और चौर घाटी। तो सही विकल्प प्यारे साथी हो जाएगा जौहर घाटी को गौरी और गंगा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, जो किस राज्य में है? उत्तराखंड में। सबसे चुनिंदा और कई बार पूछा जाने वाला आयोग का सवाल है कि फूलों की घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। अगले सवाल पे आते हैं कि यह घाटी पिथौरागढ़ में स्थित कल्याणी राजवंश का शासन है। ये अयोध्या से आए थे। लोहांग घाटी, सौर घाटी, चौल घाटी और धौली घाटी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सौर घाटी।
लोहांग घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? लोहांग घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है लोहांग घाटी, या इसी को हम लोग नीलांग घाटी के नाम से भी जाना जाता है, और यहीं पर गंगोत्री नेशनल पार्क भी स्थित है। अगला सवाल है, चौर घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, कुमायूं उत्तराखंड, रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश, गंगटोक सिक्किम। तो चौर घाटी किस राज्य में स्थित है? कमेंट करके मुझे आप बताओ। मैं देखना चाहता हूँ कितने छात्र इसका सही आंसर जानते हैं। तब तक हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं, और उसके पहले आपका आंसर आना चाहिए। इससे स्पष्ट होगा कि आपका रिवीजन किस स्तर तक का है। अगले सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भारत, भूटान एवं चीन तीनों राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो ऑप्शन है चंबा घाटी, लोहांग घाटी, चौर घाटी और यांग घाटी। तो चुंबा घाटी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत, भूटान और चीन की सीमा पर स्थित है, इसीलिए इसका अतिशय महत्वपूर्ण भी हो जाती है। चंबा घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? चुंबा होना चाहिए। ऑप्शन है सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो चुंबा घाटी भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। चुंबा घाटी, और इसी राज्य में यूथांग घाटी भी स्थित है, जिसे हॉट स्प्रिंग के नाम से प्रसिद्ध है यूथांग घाटी। ये किसी राज्य में स्थित है? तो ये भी है सिक्किम राज्य में ही। अगले सवाल पे आते हैं, किस घाटी के लोगों को प्रमोवा कहा जाता है? चंबा घाटी, चौर घाटी, धौली घाटी और सौर घाटी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका चंबा घाटी, जिस पर अभी हम लोगों ने बात किया कि चंबा घाटी, ध्यान रखना, एक तो है चुम्बू घाटी जो कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका सिक्किम में, लेकिन चंबा घाटी जो है ये है हिमाचल प्रदेश में। ये घाटी आपकी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हार्न स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध यूमथांग घाटी भारत के किस राज्य में है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड। तो सही विकल्प हो जाएगा सिक्किम में। अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा भी की है। जुकू घाटी, ये भी अपने आप में खूब फेमस रही है, और कई बार इस पर भी सवाल पूछा जा चुका है कि जुकू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? नागालैंड, तमिलनाडु, त्रिपुरा और मिजोरम। तो सही विकल्प हो जाएगा नागालैंड में। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ, नागालैंड की राजधानी क्या है और नागालैंड की सर्वोच्च चोटी क्या है? दोनों बात बताओ। तब तक हम लोग अगले सवाल पर आ जाते हैं, अराकू घाटी। अराकू घाटी किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और गोवा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित यह घाटी है, और यहाँ पर कई पहाड़ियां पाई जाती है, जैसे गलीकोंडा, राक्ताकोंडा और चितामोकोंडी जैसी पहाड़ियां इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। कुंद्रेमुख घाटी, जो कि एनाकांडी, वास्कुंडा, कुडाई कनाल पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है तमिलनाडु, गोवा, केरल और मिजोरम। सही ऑप्शन हो जाएगा ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मेरे साथी, मैं पुनः बताऊं, ये श्रृंखला आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है, कब? जब आप बिल्कुल क्रमबद्धता से सीक्वेंस में अगर आप सॉल्व करेंगे, तो कूद कूद करके अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, तो फिर कहीं न कहीं वो आपके मन में भी एक मतलब अजीब सी हिचक रहेगी, और सही विकल्पों तक और या सही कॉन्सेप्ट तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। और जब बिल्कुल क्रम से लगे रहेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों ही, ये प्रैक्टिस क्यों जरूरी है? ताकि पता चले कि रिवीजन हमारा कितना परफेक्ट है। अगर रिवीजन हमारा अच्छा परफेक्ट है, तो हम हर सवाल के आंसर दे ले जाएंगे। अगर रिवीजन में कहीं न कहीं वो चीजें बेहतर नहीं हो पाई हैं, तो हम सवालों पर लेके फिर हमारे अंदर हिचक उत्पन्न होगी, या उन सवालों को हम सही से नहीं दे पाएंगे। ठीक, इसीलिए जरूरी होता है कि रिवीजन के बाद प्रैक्टिस किया जाए। आइए सवाल को देखते हैं कि उत्तर भारत के मैदान में निम्नलिखित किन किन नदियों को द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है। पहला है कि सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां, दूसरा है गंगा और उसकी सहायक नदियां, तीसरा है ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदियां, और चौथा इनमें से सभी। तो बिल्कुल सभी के अवसादों के द्वारा ही ये मैदान का निर्माण हुआ है।
उत्तर प्रदेश के विशाल मैदान का विस्तार है, या उत्तर भारत यहां होना चाहिए, उत्तर भारत के विशाल मैदान का विस्तार है। सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र, रावी से व्यास, यमुना से चंबल और सिंधु से गंगा। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा सिंधु नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार माना जाता है। उत्तर भारत के विशाल मैदान पूरब से पश्चिम की का विस्तार लगभग कितना किलोमीटर है? ऑप्शन आपके सामने है 3200, 4200, 3300 और 5600। तो सही विकल्प हो जाएगा 3200 किलोमीटर इसका विस्तार लगभग माना जाता है। उत्तर भारत के विशाल मैदान की चौड़ाई लगभग कितनी है? 50 से 150 किलोमीटर, 150 से 160 किलोमीटर, 170 से 180 किलोमीटर और 120 से 190 किलोमीटर। तो सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा कि नियरेस्ट 150 से 160 किलोमीटर के लगभग इसका औसत चौड़ाई माना जाता है। उत्तर भारत को उच्चावच एवं भौतिक लक्षणों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 5, 4, 6 और 7। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 4। वो 4 कौन कौन से हैं? तो ध्यान से देखना, भाबर, तराई, खादर और बांगर। कहीं कहीं आपको डेल्टा भी लिखा मिल जाएगा, पर 4 मुख्य रूप से इन्हीं को मानते हैं। उत्तर भारत में शिवालिक के निकट प्रदेश सिंधु से तीस्ता के विस्तार को क्या कहा जाता है? भाबर, तराई, बांगर और खादर। तो इसे भाबर कह के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग छोटी नदियां, पत्थर, कंकड़, बजरी, छोरों के नीचे प्रवाहित होने के कारण अदृश्य हो जाती हैं? भाबर, तराई, बांगर, खादर। तो वह भाबर प्रदेश, जहां बड़े बड़े बोल्डर ऊपर सतहों पर होते हैं और नीचे जल इसके छिपा होता है, तो उसे हम लोग भाबर प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। यह क्षेत्र भाबर के दक्षिण का दलदली क्षेत्र है तथा बारीक कंकड़, पत्थर, रेत और चिकनी मिट्टी से बना होता है। उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है कि तराई, भाबर, बांगर, खादर। तो उसे तराई क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। भाबर क्षेत्र जो नदियां अदृश्य हो जाती हैं वो पुनः कहाँ दृश्यमान होती हैं? तो भाबर क्षेत्र में जो अदृश्य हो जाती हैं उनको आकर के तराई के क्षेत्र में देखा जा सकता है फिर से। उत्तरी मैदान की उच्च भूमि जो पुरानी जलोढ़ है को किस नाम से जानते हैं? बांगर, खादर, डेल्टा और भाबर। तो पुरानी जलोढ़ को बांगर के नाम से जानते हैं और नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन बांगर ही होगा। बांगर प्रदेश का विस्तार माना जाता है पंजाब से उत्तर प्रदेश, पंजाब से मध्य प्रदेश, पंजाब से हरियाणा, पंजाब से हिमाचल प्रदेश। तो पंजाब से उत्तर प्रदेश क्षेत्र को बांगर का क्षेत्र मानते हैं। उत्तरी भारत की निचली भूमि को किस नाम से जानते हैं? खादर, भांगर, भाबर, तराई। तो उत्तरी भारत की निचली भूमि को खादर के नाम से जाना जाता है। खादर प्रदेश का विस्तार है पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, इनमें से सभी। तो सभी में लगभग माना जाता है कि खादर का विस्तार पाया जाता है। डेल्टा के बारे में सही कथन क्या है? पहचान कीजिए। ऑप्शन 1 है कि यह खादर मैदान का बाढ़ हुआ भाग है। यह उच्च भूमि को 4 कहते हैं। इसमें पुराना नया पंख दलदल सम्मिलित होता है। उपयुक्त सभी। तो सभी इसके ऑप्शन हो जाएंगे सही है। उत्तर भारत के विशाल मैदान के प्रादेशिक आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, राजस्थान, ब्रह्मपुत्र, इनमें से सभी। तो इनमें सभी मैदानों को प्रादेशिक आधार पर विभाजित किया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं कि पंजाब के मैदान का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सी नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है? ऑप्शन है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और कावेरी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। पंजाब के पर्वतीय मैदान में नदियों द्वारा अपरदन से निर्मित भूमि को क्या कहते हैं? चांस, डाल, कल्लर और रेह। तो उसे प्यारे साथी हम लोग चांस के नाम से और या डाल के नाम से भी जाना जाता है। दोआब का सबसे अच्छा उदाहरण भारत में कौन सी नदी है? बहुत बार ये भी सवाल पूछा जा चुका है। गंगा नदी तंत्र, कावेरी नदी तंत्र, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। तो दोआब का सबसे अच्छा उदाहरण जो माना जाता है
वो सिंधु नदी तंत्र को, क्योंकि पंचदोआब यहीं से शुरू होता है। और गंगा नदी तंत्र भी प्रमुख उसमें मानते हैं, लेकिन सिंधु नदी तंत्र की के सामने है। नदियों के अपवाह निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करते हैं? भूवैज्ञानिक संरचना, स्थलाकृति, ढाल प्रवणता, उपर्युक्त सभी। तो दिए गए विकल्प में ये सभी कारक निर्भर करते हैं। अगला सवाल है, जब नदियां स्थलाकृति ढाल के अनुसार वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है चक्राकार अपवाह प्रतिरूप, बी है जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप, सी है आयताकार अपवाह प्रतिरूप, डी है द्रोणीय। तो सही आंसर हो जाएगा जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। जब मुख्य नदी समानांतर बहती है और सहायक नदियां समकोण पर मिलती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? नंबर 1 द्रोणीय अपवाह प्रतिरूप, नंबर 2 आयताकार अपवाह प्रतिरूप, नंबर 3 जालीनुमा और चौथा है वलयाकार। तो इसे हम लोग आयताकार प्रवाह प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्ववर्ती नदियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? नंबर 1 की पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, हिमालय के निर्माण से पहले बहती हैं, स्थल खंड की ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं और उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी पूर्ववर्ती नदियों के संदर्भ में सही कथन है। क्योंकि पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप जो होती हैं ये नदियां वे जलधाराएं होती हैं जो स्थल खंड से उत्थान होने पर अपने मार्ग को अपनाती हैं। इसमें सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इत्यादि नदियां आती हैं। अगला सवाल है, ये सवाल कई बार उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। सही निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? गोमती, रामगंगा, सोन और कोशी। तो गोमती की सहायक नदी सही है। महानदी का उद्गम स्थल क्या है? महानदी उद्गम कहां से होती है? ऑप्शन आपके सामने है और आप भी कमेंट करके बताएं ताकि यह पता चलता रहे कि आपकी भी तैयारी एक बेहतर स्थिति में है। ऑप्शन है नेपाल हिमालय से, बी है दार्जिलिंग की पहाड़ी से, सी है पाटसूत्री हिमनद से, डी है तिलाई पहाड़ी से। तो सही आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग की पहाड़ी से। अब ये बताओ आप कि दार्जिलिंग की पहाड़ी कहाँ स्थित है? नेक्स्ट सवाल है, बंदर पुंछ श्रेणी से निम्नलिखित किस नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन आपके सामने है। नंबर 1 चंबल नदी, नंबर 2 यमुना, नंबर 3 शारदा और नंबर 4 है दामोदर नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी। अब आप कमेंट करके बताओ कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? ये आप जानते भी हैं यमुना है, लेकिन ये आपको बताना है कि यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? कोसी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए गोसाई थान, बी है माउंट एवरेस्ट, सी है बंदर पुंछ श्रेणी और डी है मिलाप हिमनद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोसाई थान से निकलती है और इसी को हम लोग बिहार का शोक कहते हैं। तो ये बताओ कि किस नदी को पहले बंगाल का शोक कहते थे, अब उसे बंगाल की जीवन रेखा कहते हैं? किस नदी को? कमेंट करके आप आंसर कीजिए। सिक्का श्रेणी निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम है? गोदावरी, महानदी, कावेरी और नर्मदा। तो राइट आंसर हो जाएगा कावेरी। वैसे कावेरी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ी के समीप इसी श्रेणी के पास से होता है। और दक्षिण की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। और कावेरी को ध्यान में रखना, इसी को हम लोग दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मेहंद झील किस नदी का उद्गम होता है? इस झील से जूनी नदी, माही नदी, मांडवी और भादर। तो मांडवी नदी का होता है और यही नदी है जो भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम कौन सी है? माही नदी, जो अपना जल कहां गिराती है? खंभात की खाड़ी में। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पेरियार निम्नलिखित में से किस की सबसे लंबी नदी है? किस राज्य की सबसे लंबी नदी है पेरियार? ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और गुजरात। तो सही ऑप्शन हो जाएगा केरल। केरल की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए है पुलिकट, बी है बेम्बनाद, सी है लोकटक और डी है चिल्का। तो सही ऑप्शन हो जाएगा लोकटक झील।
जो किस राज्य में है? मणिपुर में है, और इसी पर एक राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। तो आप कमेंट करके जरूर ये बताओ कि ये राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, जो मणिपुर में इस झील के समीप पे है। और बाकी आप जानते हैं भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? चिल्का। और यही सबसे बड़ी तटीय झील भी है, सबसे बड़ी लैगून झील भी है चिल्का। और भारत की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है, ये कमेंट करके आप बताओ। अगले सवाल पे आते हैं कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील केबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस झील पर स्थित है? ऑप्शन ए पुलिकट, बी है वेम्बनाड, सी है लोकटक और डी है चिल्का। तो सही ऑप्शन हो जाएगा लोकटक झील, जो किस राज्य में है? मणिपुर में स्थित है। भारत की सबसे लंबी कौन सी झील है? ऑप्शन है चिल्का, बी है वेम्बनाड, सी है पुलिकट और डी है लोकटक। तो सही ऑप्शन हो जाएगा वेम्बनाड झील, जो किस राज्य में है? केरल में है, और यह एक लैगून झील है। बाकी आप जानते हैं भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? चिल्का। अगला सवाल है उत्तरी सरकार तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का, वेम्बनाड, पुलिकट और लोकटक। तो सही ऑप्शन हो जाएगा पुलिकट झील, जो उत्तरी सरकार तट पे है, यानी गोदावरी और कृष्णा नदी के मध्य स्थित है। बाकी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का, और सबसे लंबी झील हो गई वेम्बनाड। अगला सवाल है निम्नलिखित में से सही सुमेल करना है। तो एक तरफ झील है और एक तरफ राज्य है, इनको मिलान करना है। तो गुरुन डोगमार झील है सिक्किम में, पई झील है महाराष्ट्र में, चनमाला है असम में, और बेलांदूर जो है कर्नाटक में स्थित है। अगला सवाल है कि कथन और कर्ण का है। प्रश्न बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है। कथन है भारत के अधिकांश जलप्रपात पठारी क्षेत्रों में पाए जाते। कारण है पठारी प्रदेश की भूआकृति अत्यधिक ऊंच नीच तथा शैल कठोर होती हैं। कारण है कि दोनों सही हैं, दोनों ही नहीं सही है, केवल एक सही है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, दोनों सही है, कथन भी सही, इसका कारण भी सही है। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। एक तरफ नदी है और एक तरफ जलप्रपात है, दोनों को मिलान करना है। सही मिलान क्या होगा? कपिल धारा जलप्रपात जो है ये किस नदी पर बनाता है? तो कपिल धारा जलप्रपात स्थित है या बनता है चंबल नदी पर। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पे बनता है? चंबल नदी पर। कपिल धारा ये बनता है नर्मदा नदी पर। कपिल धारा नर्मदा नदी पर बनता है, और इसी को हम लोग धुआंधार जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। अगला है दुग्धा जलप्रपात। दुग्धा जलप्रपात या दूध सागर जलप्रपात कहा जाता है, और यह बनता है मचकुंड नदी पर। मचकुंड नदी पर। नेक्स्ट है गोगक जलप्रपात। तो गोगक जलप्रपात बनाती है घाघरा। और फिर चूलिया जलप्रपात है चंबल नदी। चूलिया जलप्रपात हो गया चंबल नदी, गोगक जलप्रपात है घाघरा नदी। तो यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सुमेल करना है। तो साजनी जो है ये कांजी नदी, दसम जो है शंख नदी की सहायक है। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेल नहीं है? संभलपुर महानदी के किनारे, सांगली कावेरी नदी, बरेली रामगंगा और माहुड़ी बनास। तो ऑप्शन सी जो है वो गलत है। नेक्स्ट सवाल है फिर जलप्रपात और नदियों का सुमेल करना है। एक तरफ जलप्रपात दिया है और दूसरी तरफ नदी, सही सुमेल इनका देखना है। तो एक तरफ जलप्रपात है, एक तरफ नदी, इनका सही सुमेल करना है। ठीक है, अब इनको ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? कई बार प्यारे साथी इसको पढ़ना पड़ेगा, और जब आप इनको बेहतर रूप से पढ़ेंगे तो ऐसे सवाल को खूब बेहतर रूप से आप आंसर कर सकते हैं। आइए देखते हैं। कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर है? वाराही नदी पर है। दसम जलप्रपात जो है, दसम या इसको दासोंग कहते हैं, झारखंड का है, ये है कांजी नदी पर। कांजी नदी पर। और फिर अगला जलप्रपात जो है वह है गौतम धारा। तो गौतम धारा जलप्रपात स्थित है, तो यह है रार नदी पर। और साजनी जलप्रपात है शंख नदी पर।
तो ये इसका सही सुमेल है। ये क्योंकि ये थोड़े से बेहतर सवाल हैं, इनको आपको खूब बेहतर रूप से देखना होगा, और ये अगर सुमेल सही कर ले जाते हैं तो समझो कि आप हर सवाल का आंसर कर ले जाएंगे। आइए बात करेंगे कि शहर किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, इनको सुमेल करना है। लुधियाना किस नदी के किनारे है, इलाहाबाद किस नदी के किनारे, इनका मिलान करना है। तो आइए एक एक से हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप खूब बेहतर रूप से जानते हैं, मान लो इसमें से आपको नहीं ऑप्शन पता है, कुछ नाम जैसे आप इलाहाबाद सुन रखे होंगे कि इलाहाबाद हमने सुना है, तो इलाहाबाद किस नदी के किनारे है। तो इलाहाबाद का सही ऑप्शन हो जाएगा कि इलाहाबाद आपका स्थित है गंगा नदी या संगम के किनारे। फिर है रांची आपका किस नदी के किनारे है, झरिया नदी के किनारे। उज्जैन है आपका क्षिप्रा नदी के किनारे, यहां शिप्रा दिया गया है। और रांची हो गया झरिया नदी के किनारे, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे। और फिर बचा आपका लुधियाना, तो लुधियाना आपका होगा सतलज नदी, इलाहाबाद हो जाएगा आपका प्रयागराज में संगम ले सकते हैं या गंगा नदी। तो इसमें टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको देख लीजिएगा। अगले सवाल पे आते हैं, सिंधु नदी की लंबाई कितनी नंबर, सिंधु नदी की अपवाह तंत्र की लंबाई कुल कितनी। नंबर 1 है 1114 किलोमीटर, 1120, 1170, 1150। तो लगभग इसकी अगर लंबाई भारत में कहा जाए तो भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई भारत में है, कुल लंबाई की बात नहीं हो रही, केवल और केवल भारत की बात हो रही है। अगला सवाल यही है कि सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है। ऑप्शन है 2850, बी है 2880, सी है 2924, और डी है 2276। तो सही हो जाएगा 2880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कुरम, लोई, गोमल, विपाशा, संगर किसकी सहायक नदियां हैं। झेलम की, चेनाब की, सिंधु और सतलज। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सतलज नदी। पंचनद नदियां किस स्थान पे आपस में मिलकर सिंधु नदी में मिल जाती हैं। ऑप्शन ए है मिठानकोट पाकिस्तान, बी है कराची पाकिस्तान, सी है लाहौर पाकिस्तान, डी है जलालपुर पाकिस्तान। सही ऑप्शन हो जाएगा मिठानकोट पाकिस्तान के समीप सिंधु की पांचों सहायक नदियां आपस में मिल जाती हैं। अगले सवाल पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस नदी पर ऊंची परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। चिनाब, झेलम, ब्यास और सतलज पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेनाब नदी पर। वैसे चेनाब पर भी बड़ी परियोजनाएं हैं, सतलज पर भी, पर नियरेस्ट ऑप्शन रहेगा चेनाब नदी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। रावी, झेलम, चेनाब और व्यास। तो सही विकल्प हो जाएगा चेनाब नदी। पर आपको कमेंट करके बताना है कि चेनाब की सबसे छोटी सहायक नदी कौन सी, सॉरी सिंध की सबसे छोटी सहायक नदी कौन सी है, ये कमेंट करके आपको उत्तर देना रहेगा। अगले सवाल पे तब तक हम बात करते हैं कि नर्मदा नदी का अंतिम स्थल क्या है। खंभात की खाड़ी, कच्छ का क्षेत्र, कच्छ की खाड़ी, अरब सागर। तो खंभात की खाड़ी में अपना जल समाप्त कर देती है नर्मदा नदी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भेड़ाघाट के संगमरमर शैलों को काटकर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और कृष्णा। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा नदी। धुआंधार या कपिल धारा या इसी को हम लोग दूध धारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। पर यहाँ एक सवाल आपका ये है जो आपको बताना है कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ताप्ती नदी की लंबाई कितने किलोमीटर है। ऑप्शन ए है 748, बी है 724, सी है 756, डी है 728। सही ऑप्शन हो जाएगा 724 किलोमीटर। और ताप्ती नदी के किनारे कौन सा गुजरात का शहर बसा है। सूरत, जहां हीरा अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किया गया है। लेकिन आपके लिए एक सवाल ये है कि गोरखपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है। ये प्रश्न खास तौर पे उत्तर प्रदेश पुलिस और होमगार्ड के छात्र छात्राओं के लिए है। कमेंट करके आप उत्तर जरूर भेजें। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन ए है गोदावरी, बी है ताप्ती, सी है नर्मदा, डी है कावेरी। तो कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि दक्षिण की बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं, तो बूढ़ी गंगा के नाम से आपके गोदावरी को जाना जाता है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में भी किसे जानते हैं, गोदावरी को ही जाना जाता है। नर्मदा नदी की लंबाई कुल कितने किलोमीटर है। ऑप्शन है 1312, 729, सी है 1465, डी है 2225। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की कुल लंबाई है।
अगला सवाल है, और ये सवाल आयोग में कई बार पूछा गया है। मैं पुनः जो नए छात्र जुड़ रहे हैं उनको बताना चाहता हूं कि इस सेशन पे केवल और केवल प्रैक्टिस सेशन है। इस पे सवाल और आंसर इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। डिटेल व्याख्या इस पर बिल्कुल नहीं बात करेंगे, इसके लिए आप थ्योरी क्लास को देख सकते हैं। तो इस पर केवल और केवल चर्चा होगी प्रैक्टिस सेशन की, बाकी कोई चर्चा नहीं रहेगी। भागीरथी और अलकनंदा का संगम किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है कर्णप्रयाग, बी है रुद्रप्रयाग, सी है विष्णुप्रयाग, डी है देवप्रयाग। तो सही ऑप्शन हो जाएगा देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। पिंडार और अलकनंदा के संगम को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है कर्णप्रयाग, बी है रुद्रप्रयाग, सी है देवप्रयाग, डी है विष्णुप्रयाग। तो अलकनंदा और पिंडार को हम लोग कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों का संगम है? ऑप्शन ए मंदाकिनी और अलकनंदा, बी है भागीरथी अलकनंदा, सी है पिंडार अलकनंदा, डी है धौली गंगा अलकनंदा। तो सही ऑप्शन जो रहेगा भागीरथी अलकनंदा के संगम पर ही देवप्रयाग बनता है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? मेघना, पद्मा, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा को बांग्लादेश में जाना जाता है पद्मा के नाम से। अगला सवाल है कि गंगा किस नदी के नाम से अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है? पद्मा, मेघना, हुगली और जमुना। ये भी सवाल कई बार पूछा जा चुका है। तो मेघना के नाम से अपना जल बिखेर देती है बंगाल की खाड़ी में गंगा। अगला सवाल है, भारत की प्रमुख नदियों को उनके घटते हुए क्रम में लगाओ। तो घटते हुए क्रम में इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंध, कृष्णा और गोदावरी नदी। ये घटते क्रम का सही ऑप्शन रहेगा। निम्नलिखित में से किस नदी को रक्त नदी के नाम से जाना जाता है? दिहांग, लोहित, कोपली और मेघना। तो लोहित नदी को रक्त नदी के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मणिपुर की पहाड़ी से होता है? मेघना, बराक, लोहित और इरावदी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा मेघना नदी का उद्गम मणिपुर की पहाड़ी के समीप से होता है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के बाएं तट के मिलने के बाद दिहांग अथवा तसांगपो नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है मेघना और बराक, बी है लोहित और बराक, सी ऑप्शन है इसका दिहांग और लोहित, डी है मेघना, लोहित और मेघना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा दिवांग और लोहित। दिवांग और लोहित के मिलने के बाद ही इसे हम लोग ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से जानते हैं। लेकिन अब आपको बताना है कि ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, और दूसरा सवाल आपके लिए है कि ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं। अगले सवाल पे हम लोग बात करते हैं कि असम में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र, दिहांग, जमुना और बाराक। तो असम में इसे हम लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग या दिवांग के नाम से भी जानते हैं। किस नदी को तिब्बत में सांगपो या सियांग नदी के नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र, बी है जमुना, सी है दिहांग, डी है मेघना। तो सही विकल्प हो जाएगा ब्रह्मपुत्र को ही तिब्बत में या तिब्बती भाषा में सांगपो या सियांग के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? पद्मा, मेघना, जमुना और दिहांग। तो सही विकल्प हो जाएगा जमुना के नाम से इसे जाना जाता है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नाकू, तरंग और तवांग किसकी सहायक नदी हैं? बराक, मेघना, पद्मा और लोहित। तो सही ऑप्शन क्या होगा आप कमेंट करके जरूर बताओ। देखना चाहते हैं कितने छात्र इसको बिल्कुल सीरियस होकर देख रहे हैं और सही ऑप्शन करने की स्थिति में हमारे छात्र होते हैं। चलिए अगले सवाल पे बात करते हैं हम लोग। सुबनसिरी, कामेंग और मानस नदी का संबंध किससे है? बराक से, ब्रह्मपुत्रा से, नर्मदा से और लोहित से। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा नदी से, क्योंकि इसी की सहायक सभी नदियां हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? अभी तक का सबसे मशहूर सवाल है और बहुत बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है रावी, बी है व्यास, सी है सतलज और डी है झीलम। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा नांगल परियोजना, जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान राज्य को लाभान्वित करता है।
भाखड़ा नांगल परियोजना निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं होता है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी है पंजाब, सी हरियाणा, डी है राजस्थान। तो सही ऑप्शन हो जाएगा जम्मू कश्मीर इससे लाभान्वित नहीं होता है, बाकी सभी राज्य लाभान्वित होते हैं। पोंग परियोजना का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन आपके सामने है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और बिहार। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कि पोंग परियोजना का संबंध हिमाचल प्रदेश राज्य से है। पोंग परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? सतलुज, घाघरा, पोंग और ब्यास। तो ब्यास नदी पर स्थित यह परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं होता है? क्योंकि आप पढ़ते हैं कि भारत की सबसे लंबी नहर जो है वो है इंदिरा गांधी। तो ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश सही ऑप्शन होगा जो लाभान्वित नहीं होता है। चमेरा नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है आपके रावी, सतलज, ब्यास और झेलम। ऑप्शन रावी, सतलज, ब्यास, झेलम। तो सही विकल्प प्यारे साथी इसका क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन इसका हो जाएगा रावी नदी पर स्थित है कौन सी? चमेरा परियोजना। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। थीन परियोजना किस नदी पर स्थित है? चेनाब, झेलम, रावी, व्यास। सही ऑप्शन हो जाएगा रावी नदी पर स्थित है थीन परियोजना। थीन परियोजना से संबंधित राज्य कौन है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी राज्य का संबंध थीन परियोजना से है। नाप्था झाकरी परियोजना किस नदी की अपतटीय जल विद्युत गृह बनाती है? सतलज, भागीरथी, भीलगंगा, रामगंगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सतलज नदी पर यह जल विद्युत गृह बनाती है। नाप्था झाकरी परियोजना से संबंधित राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात और तमिलनाडु। तो सही विकल्प हो जाएगा हिमाचल प्रदेश है। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? चेनाब, रावी, सतलज और सिंधु। तो सही ऑप्शन हो जाएगा चेनाब नदी पर स्थित है सलाल परियोजना। बगलिहार परियोजना, ये भी अभी तक सबसे अधिक बार सवाल पूछा जा चुका है कि बगलिहार परियोजना। तो बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास। तो चेनाब नदी पर स्थित है बगलहार परियोजना। दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना का संबंध किस नदी से है? चेनाब, झेलम, रावी, शारदा। सही ऑप्शन हो जाएगा चेनाब नदी से संबंधित है दुलहस्ती परियोजना। अभी तक का सबसे अधिक बार यह भी सवाल आयोग ने पूछा है कि तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर विराजमान है? चेनाब पर, झेलम पर, ब्यास पर और रावी पर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा झेलम नदी पर। झेलम नदी को वैदिक काल में किस नाम से जानते हैं? वितस्ता नदी के नाम से जानते हैं। और आप कमेंट करके बताओ झेलम की सहायक प्रमुख नदी कौन है। अगला सवाल पे हम तब तक बात करते हैं अगले सवाल पे कि उरी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? रामगंगा, गंडक, गंगा और झेलम। तो उरी परियोजना स्थित है झेलम नदी पर। टिहरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? रामगंगा, भीलंगना, भागीरथी। ऑप्शन है डी, बी व सी दोनों। तो टिहरी परियोजना सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है और अभी तक ये भी हमारे एग्जाम में खूब बार पूछी जा चुकी परियोजना है कि टिहरी परियोजना किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। रिहंद परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन शारदा, रिहंद, बेतवा, बराकर। तो ये आपको बताना है कमेंट करके। मैं आपके लिए सवाल सुनता हूं क्योंकि ये बहुत सा बेसिक सवाल है और इतना तो आप परियोजनाओं के बारे में आपको जानना ही चाहिए। अगले सवाल पे आते हैं। गंडक परियोजना से संबंधित राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल, उपर्युक्त सभी। तो सभी राज्यों में इस परियोजना को लाभ मिलता है, तो इसका संबंध सभी से है। अगला सवाल है बाण सागर परियोजना भारत के किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात। तो ये संयुक्त परियोजना इससे लाभान्वित तो कई राज्य होते हैं क्योंकि ये सोन नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नियरेस्ट इसका जो हो जाएगा वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। लेकिन लाभान्वित होने वाले इसके राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश।
सभी इससे लाभान्वित होते हैं। बाण सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? रिहंद, नर्मदा, सोन और बेतवा। तो सोन नदी पर स्थित है, जिसकी अभी हम लोगों ने चर्चा की। बाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन से हैं? ये सवाल पे अभी हमने बात किया, अब इसका कमेंट आप करके बताओ सही ऑप्शन क्या होगा। रिहंद परियोजना का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश। तो सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश से संबंधित है। रिहंद परियोजना किस नदी पर स्थित है? सबसे महत्वपूर्ण, ये भी सवाल कई बार आयोग पूछ चुका है कि रिहंद एक तो राज्य हो गया और दूसरा नदी, ये दोनों बात अगर आप जानेंगे तो आपकी जानकारी सबसे बेहतर होगी। ऑप्शन है आपके सामने बेतवा, रिहंद, बराकर और बोकारो। तो रिहंद का रिहंद पर ही स्थित है। माता टीला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ए व बी दोनों। तो ए व बी दोनों, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों से संबंधित है। माता टीला परियोजना किससे जल ग्रहण करती है? ऑप्शन ए है सोन, बी है बेतवा, सी है दामोदर, डी है कोसी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बेतवा नदी से अपना जल ग्रहण करती है। नेक्स्ट सवाल है कि फरक्का परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा, हुगली, यहाँ हुगली होगा, गंगा नदी, हुगली नदी, पद्मा नदी और ब्रह्मपुत्र। तो सही ऑप्शन हो जाएगा फरक्का जो है ये परियोजना गंगा नदी पर है। लेकिन अब आप कमेंट करके बताओ फरक्का परियोजना किस राज्य में है, ये आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तब तक अगले सवाल पे हम लोग बात करते हैं कि गांधी सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है पंजाब, बी है राजस्थान, सी है मध्य प्रदेश और डी है हरियाणा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कि यह स्थित है आपके मध्य प्रदेश राज्य में गांधी सागर बांध। अगला सवाल, ये सवाल आयोग ने कई बार पूछ चुके हैं, एक दिवसीय परीक्षाओं में बहुत ही चर्चित सवाल ये रहा है कि गांधी सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। ये भी सवाल आयोग ने कई बार प्रश्न किया है इस पर। ऑप्शन ए है चंबल, बी है व्यास, सी है सतलज और डी है ब्रह्मपुत्र। तो सही ऑप्शन पे चलते हैं हम लोग चंबल नदी। अब आपको यहाँ एक सवाल पुनः आपके लिए कि चंबल किसकी सहायक नदी है, ये कमेंट ये बताना है, और दूसरा बताना है कि चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। दो सवाल आप तक और आप आंसर कीजिए तब तक। जवाहर सागर परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? नंबर 1 राजस्थान, बी है हरियाणा, सी है मध्य प्रदेश और डी है उत्तर प्रदेश। तो सही विकल्प हो जाएगा कि जवाहर सागर परियोजना राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल है जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी, बेतवा नदी, लूनी और नर्मदा। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा कि यह स्थित है चंबल नदी पर जवाहर सागर बांध परियोजना। कोल डैम परियोजना किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक। तो कोल डैम परियोजना जो स्थित है यह है हिमाचल प्रदेश में, कोल डैम परियोजना। मंडी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, गुजरात से और बिहार से। सही विकल्प हो जाएगा कि मंडी परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। मंडी परियोजना किस नदी पर है? ये सवाल थोड़ा सा खास है, इसको ध्यान में रखना कि मंडी परियोजना किस नदी पर है। रावी, झीलम, सतलज और ब्यास। तो ये सतलज और ब्यास पर ही है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कि मंडी परियोजना सतलज नदी पर है। कामेंग परियोजना, यहाँ कोमंग लिखा है, कामेंग होगा। कामेंग जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? बराक, कामेंग, व्यास और चंबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कामेंग जल विद्युत परियोजना कामेंग नदी पर ही स्थित है। तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? नागालैंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। तो सही विकल्प हो जाएगा मणिपुर। अब आप बताएं हमें कमेंट करके मणिपुर में कौन सी झील स्थित है जो प्रसिद्ध भी बहुत है। अगला सवाल है तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना किन दो नदियों के संगम पर बनाया गया है? बराक और लोहित, लोहित और दिबांग, दिबांग और बराक, लोहित और जिहिंग। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बराक और लोहित नदी के संगम पर यह बनाया गया है। तिलैया परियोजना किस राज्य को सिंचाई और बिजली की सुविधा प्रदान करती है? झारखंड राज्य, बंगाल, बिहार, हरियाणा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कि यह झारखंड राज्य को सिंचाई और जल विद्युत सुविधा प्रदान करता है। कौन सी परियोजना? तिलाई। अगला है तिलैया परियोजना किस नदी पर स्थित है?
दामोदर, सलदरी, बराकर और पद्मा। तो सही आंसर हो जाएगा कि तिलैया परियोजना स्थित है बराकर नदी पर। उरी परियोजना भारत के किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। तो सही ऑप्शन हो जाएगा उरी परियोजना स्थित है आपके जम्मू एंड कश्मीर में। मयूराक्षी परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल और बिहार, बी है पश्चिम बंगाल और झारखंड, सी है पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और डी है गुजरात और महाराष्ट्र। तो सही विकल्प हो जाएगा पश्चिम बंगाल और झारखंड मयूराक्षी परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। सलाल परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, बिहार, गुजरात और जम्मू कश्मीर। तो सही विकल्प हो जाएगा कि सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। मेंची और हेकाई किसकी सहायक नदी है? महानदी की, दामोदर की, रूपनारायण की और यमुना की। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कि ये सभी के सभी दामोदर की सहायक नदी हैं। सिंध किसकी सहायक नदी है? रामगंगा, बेतवा, सोन और महानंदा। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा कि ये सहायक है सोन की। वैसे सिंध यमुना की भी सहायक है पर इसमें दिए गए विकल्प के अनुसार सोन ही होगा। अतिल किसकी सहायक नदी है? गोमती, रामगंगा, गंडक और घाघरा। ये सही ऑप्शन हो जाएगा कि ये रामगंगा की सहायक नदी है अतिल नदी या अरिल नदी कहते हैं इसको। सई किसकी सहायक नदी है? ये तो बहुत चुनिंदा सवाल है। गोमती, रामगंगा, गंडक और घाघरा। तो आप सभी जानते होंगे गोमती की। और इस नदी के बारे में खूब याद रखना कि गंगा की एकमात्र मैदानी सहायक नदी कौन सी है? गोमती ही। और एक सवाल यहाँ से आपके लिए कि गोमती का उद्गम कहाँ से होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस और दरोगा होमगार्ड के लिए सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मांचवा श्रृंग हिमनद से होता है? घाघरा, तिस्ता, गंडक और सरयू। तो सही विकल्प हो जाएगा घाघरा नदी का उद्गम होता है। अगला सवाल है मांडी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? मांडी, माड़ी लिखा है पर मांडी होगा। मांडी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए है गंडक, बी है कोसी, सी है बूढ़ी गंडक, डी है महानंदा। तो मांडी जो है ये महानंदा की सहायक नदी है। त्रियुगी किसकी सहायक नदी है? बूढ़ी गंडक, गंडक, कोसी और महानंदा। तो ये गंडक की सहायक नदी है त्रियुगी। अगला सवाल है सोन और गंगा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए है गंगा, बी है गंडक, सी है कोसी और डी है महानदी। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा कि सोन और गंगा दोनों गंगा की ही सहायक नदी है। सई किसकी सहायक नदी है? अभी इस पर बात भी हम लोगों ने किया, तो इस पे आप कमेंट करके जरूर बताओ। मेघालय के पठार के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी विस्तार है, या राजमहल गैरो गैप अथवा मालदा गैप द्वारा अलग हुआ है। तो ये कथन है पहला कि ए और बी दोनों सही है, और दूसरा है कि ना ए सही ना बी। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ए भी सही है और बी भी सही है, दोनों ही कथन इसके सही हैं। दक्कन का पठार विस्तृत है, दक्कन ट्रैप, कर्नाटक पठार, आंध्रा पठार, इनमें से सभी। तो ये सभी के सभी जो हैं दक्कन पठार के हिस्से माने जाते हैं। दक्कन ट्रैप, कर्नाटक पठार और आंध्रा पठार इसी के अंतर्गत आते हैं, दक्कन प्लेटू के अंतर्गत। अगर प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात पूछा जाए तो भारत का सबसे बड़ा पठार यही है, दक्कन पठार ही। अगले सवाल पे आते हैं कि सतपुड़ा, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र इत्यादि पहाड़ियां हैं दक्कन ट्रैप की, कर्नाटक पठार की, आंध्रा पठार, इनमें से सभी। तो ये दक्कन पठार का हिस्सा है, सतपुड़ा, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र पहाड़ी। और दक्कन ट्रैप की सबसे ऊंची चोटी क्या है? आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अगले सवाल पे बढ़ते हैं कि कर्नाटक के पठारी क्षेत्रों में पश्चिमी घाट से संलग्न पर्वतीय पठारी क्षेत्र क्या कहलाता है? मलनाड, बरसाड, जोगा सबले, धूपत धारा। तो इसको हम लोग मलनाड के नाम से जाना जाता है। मलनाड कहते हैं जो निचले मैदानी क्षेत्र होते हैं। कर्नाटक पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए बाबा बुदन की पहाड़ी, बी है मुल्लयानगिरी, सी है मलनाड, डी है इनमें से सभी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा मुल्लयानगिरी। यहाँ की सबसे
ऊंची चोटी है कर्नाटक पठार की। और बाबा बुदन की पहाड़ी कहां पर पाया जाता है? कर्नाटक राज्य में ही बाबा बुदन की पहाड़ी भी स्थित है। कर्नाटक पठार की सबसे ऊंची चोटी, तो अभी हम लोगों ने बात किया मुल्यानगिरी। अगला सवाल है, आंध्रा के पठार के अंतर्गत सम्मिलित हैं रायलसीमा का पठार, तेलंगाना का पठार। ऑप्शन सी है, ए और बी दोनों सही है। डी कहता है ना तो ये सही है ना तो बी सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी रायलसीमा और तेलंगाना दोनों ही हिस्सा माने जाते हैं किस पठार के? आंध्रा पठार के हिस्से माने जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल हैं नीलगिरी, कार्डामम, डोडा बेट्टा, अन्नामलाई। तो जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आके मिलते हैं वहां एक भौगोलिक ग्रंथ बनती है जिसे हम लोग नीलगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। आप कमेंट करके बताओ कि नीलगिरी का विस्तार कितने राज्यों में पाया जाता है और सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा ऑप्शन ए, बी है अन्नामलाई, सी है अनाईमुडी, डी है कार्डामम। तो सही आंसर हो जाएगा इसका कि सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा। और इसकी दूसरी ऊंची चोटी के नाम क्या है? माकृति। नीलगिरी की दूसरी ऊंची चोटी का नाम है माकृति और सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा। नीलगिरी पर्वत की दूसरी ऊंची चोटी कौन है? अभी हम लोगों ने बात किया, ऑप्शन ए है माकृति, बी है डोडा बेट्टा, सी है कार्डमम, डी है अनाईमुडी। तो ये सवाल आपके नाम रखता हूं मैं, अब आप आंसर बताओ क्योंकि इसके पहले के सवाल पे हम लोगों ने इस पर चर्चा कर ली है। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी अवस्थित है नीलगिरी पहाड़ी में, कार्डमम पहाड़ी में और पालनी की पहाड़ी में। तो सही विकल्प हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी में प्रसिद्ध स्थल ऊटी स्थित है। और ऊटी किस राज्य में है ये आप कमेंट करके जरूर बताइए। अब ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि ये सवाल कमेंट करके बताओ, वो सवाल ये इसलिए कह रहे हैं कि ताकि ये भी साथ में होता रहे कि आपके ज्ञान का परीक्षण होना ही प्रैक्टिस सेट की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है। अगर परीक्षण नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि फिर आप ऐसे बिना मन के लगे हुए हो। जब किसी टेस्ट में एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़े तो इसका मतलब समझो वो टेस्ट आपके बिल्कुल आपके लिए और आपके ज्ञान के लिए हिसाब से बहुत बेहतर होगा। और जिसमें केवल प्रश्न उत्तर चलाया जाए, बाकी कुछ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगाना पड़े, तो प्रैक्टिस सेट फिर कहीं न कहीं निरस्ता लाता है। ठीक है, इसलिए प्यारे साथी सवाल आपसे बीच बीच में मैं कर रहा हूं ताकि आप कमेंट करके अपने ज्ञान वर्धन को और भी उच्च स्तर और विकास स्तर पर ले जा सके। आइए सवाल अगले पे चलते हैं हम लोग कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुदी, डोडा बेट्टा, धूपगढ़ और केटू। तो सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी जो अन्नामलाई पहाड़ी पर है और इसे दक्षिण भारत का माउंट एवरेस्ट कहते हैं या हाथी पांव भी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए है कार्डामम, बी है अन्नामलाई, सी है नीलगिरी, डी है अजंता। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कार्डामम प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है। अगले सवाल पे आते हैं कि कार्डमम पर्वतीय क्षेत्र किन राज्यों की सीमा पर अवस्थित है? ऑप्शन ए है केरल और तमिलनाडु, बी है केरल और कर्नाटक, सी है कर्नाटक महाराष्ट्र, डी है महाराष्ट्र और गोवा। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि कार्डमम पर्वतीय क्षेत्र जो है केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में है। पालघाट दर्रा अवस्थित है। ऑप्शन ए है नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच, बी है कार्डमम नीलगिरी के बीच, सी है कार्डमम और अन्नामलाई के बीच और डी है इनमें से सभी। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच ही स्थित है पालघाट दर्रा। और पालघाट दर्रे के नीचे कौन सा दर्रा है कमेंट करके बताओ। पालघाट को कोयम्बटूर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? पालघाट को कोयम्बटूर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? ऑप्शन ये है पालघाट दर्रा, बी है भोरघाट दर्रा, थालघाट, सेनकोट्टा गैप। तो यहाँ पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा ए पालघाट। तो यहाँ तो बिल्कुल यही ऑप्शन सही है पालघाट दर्रा। लेकिन यहाँ ये भी हो सकता है कि कोच्चि को कोयम्बटूर से कौन जोड़ता है, तब भी ऑप्शन यही रहेगा, कौन सा? पालघाट दर्रा ही। अगला प्रश्न है अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ी के बीच में कौन सा दर्रा स्थित है? सेनकोटा दर्रा, भोरघाट दर्रा, पालघाट दर्रा और थालघाट दर्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेनकोटा दर्रा या इसे सेनकोटा गैप के नाम से जाना जाता है। आप कमेंट करके बताओ कि सेनकोटा गैप किसको किससे जोड़ता है। तब तक हम लोग अगले सवाल पर बात करते हैं। पालनी सेवराय जवादी पहाड़ियां कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए केरल में, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक
और डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित हैं ये सभी की सभी पहाड़ियां। पालकोंडा एवं बेलीकोंडा पर्वत कहां पर स्थित हैं? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और केरल। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है पालकोंडा और बेलीकोंडा पर्वत। नल्ला मलाई पर्वत विस्तृत है आंध्र प्रदेश में, बी है तेलंगाना में, सी है ए और बी दोनों, डी है ना तो ए ना तो बी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्योंकि इनका विस्तार आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों राज्यों में पाया जाता है। पश्चिमी घाट का विस्तार किस सागर के समानांतर हुआ है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, भूमध्य सागर, लाल सागर। सबसे आसान सरल सवाल है और कई बार पूछा जा चुका है। तो अरब सागर के किनारे ही पश्चिमी घाट बिल्कुल विस्तृत है और पूर्वी घाट जो है बंगाल की खाड़ी के तट पर पूरा समानांतर विस्तृत है। पश्चिमी घाट की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है? 1600 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर, 1700 किलोमीटर, 1900 किलोमीटर। तो लगभग इसकी जो लंबाई है वो 1700 किलोमीटर के लगभग में मानी जाती है। पश्चिमी घाट का विस्तार कितने राज्यों में है? 6 राज्य में, 7 राज्य में, 8 राज्य में और 5 राज्य में। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा 6 राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है पश्चिमी घाट का। 6 राज्य में अगर बात करेंगे तो शुरुआत कहां से होगा? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। मुंबई को नासिक से कौन सा दर्रा जोड़ता है? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सिनकोट्टा, गैप। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका थाल घाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है। मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? ऑप्शन ए है थाल घाट, बी है भोर घाट, सी है पाल घाट, चौथा है सिनकोट्टा गैप। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भोर घाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम लगाइए। अब देखो इन सवालों को आप तभी कर सकते हैं जब आपका एक अच्छा रिवीजन है, और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आपके पास जो नोट्स हैं या सामग्रियां हैं अगर आप उनको पढ़ रखे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही कामगर और बेहतर है, क्योंकि आप उसको पढ़ के इससे यहाँ रिवीजन हो सकता है आपका बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग या उसी मेथड पे जिसपे आपने बढ़िया तैयारी जबरदस्त की है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है नीलगिरी अन्नामलाई इलायची, बी है इलायची नीलगिरी अन्नामलाई, सी है अन्नामलाई इलायची नीलगिरी और डी है इलायची नीलगिरी अन्नामलाई। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इलायची नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी। पूर्वी घाट का विस्तार है। ऑप्शन ए उड़ीसा से तमिलनाडु, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से तेलंगाना और गुजरात से तमिलनाडु तक। तो इसका पूरा विस्तार है उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक पूर्वी घाट का विस्तार है। और कमेंट करके बताओ पूर्वी घाट का विस्तार किस समुद्र के समानांतर है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करो। कथन 1 है कि पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट से कम है, और कथन 2 है कि पूर्वी घाट में समानांतर पहाड़ियां पाई जाती हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए 1 और 2 दोनों सही हैं। इसमें भी समानांतर पाई जाती हैं पूर्वी घाट में, पर कुछ कटी छटी हैं, लेकिन कहीं कहीं पर बीच बीच में समानांतर पहाड़ियां ही पाई जाती हैं। अगला सवाल है पंचमलई सिरुमलई पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार कहां से कहां तक है? उड़ीसा से तमिलनाडु, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश, गुजरात से तमिलनाडु और गुजरात से गोवा तक। तो सही ऑप्शन हो जाएगा गुजरात से गोवा तक के पश्चिम के तटीय मैदान का विस्तार पाया जाता है। सही कथन को सुमेलित करना है। कोंकण मैदान महाराष्ट्र से गोवा तक, कन्नड़ मैदान गोवा से मंगलूर तक, मालाबार का मैदान मंगलूर से कन्याकुमारी तक, गुजरात का मैदान गुजराती का तटवर्ती क्षेत्र। तो सभी के सभी ऑप्शन इसके क्या हैं? सही हैं, सही सुमेल है। भारत का पश्चिम तटीय मैदान सबसे चौड़ा है। गुजरात में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गोवा में। तो सबसे चौड़ा है गुजरात में। और हम सब पढ़ते भी है कि सबसे लंबा तटीय राज्य भी हमारा कौन सा है? गुजरात ही। किस तटीय मैदान पर कयाल पाए जाते हैं? कयाल पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है मालाबार, बी है कोंकण, सी है उत्तरी सरकार तट, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये मालाबार तट पर पाए जाते हैं कयाल। किस राज्य के अनामुडा केयाल में प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी नौकायन प्रतियोगिता होती है? केरल में,
कर्नाटक में, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो सही ऑप्शन हो जाएगा केरल। पर यहाँ एक सवाल आपके लिए फिर मुझे याद आ रहा है, तो यहीं पर आपसे पूछूंगा मैं कि किस झील में नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन होता है। केरल के किस झील में नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन होता है, जिसे हम लोग नेहरू ट्रॉफी कहते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में सत्य कथन क्या है। ऑप्शन ए है कि ये जलमग्न तटीय मैदान है, बी है अधिक कटाव के कारण पत्तनों का विकास हुआ है। तो ए और बी दोनों सही है, ना तो ए सही ना तो बी। तो ए और बी इसके दोनों के दोनों सही हैं। पूर्वी घाट तथा पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के तट बीच निर्मित मैदान क्या कहलाता है। ऑप्शन ये है पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिम तटीय योजना, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार। तो इसे पूर्वी तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार कहां से कहां तक है। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक, उड़ीसा से तमिलनाडु तक, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश तक और गुजरात से तमिलनाडु तक। तो उड़ीसा से तमिलनाडु तक लगभग इसका विस्तार माना जाता है। कहीं कहीं आपको पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक भी विस्तार बताया जाएगा। सही विकल्पों पर सुमेल करना है। उत्कल तट स्वर्णरेखा से महानदी तक, उत्तरी सरकार तट महानदी से कृष्णा नदी तक और कोरोमंडल तट कृष्णा से कन्याकुमारी। तो तीनों के तीनों तट का जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 212 है, कथन कारक का सवाल बड़ा दिख रहा है पर आसान बहुत है। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। कारण है क्योंकि पूर्वी तटीय मैदान की नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती हैं। अब सही कथन कौन होगा, तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, दोनों के दोनों सही हैं। इसके सुमेल सही करना है, डेल्टा और राज्य दोनों मिलान करना है। महानदी डेल्टा कहां बनाती है, उड़ीसा में, गोदावरी आंध्र प्रदेश में, कावेरी तमिलनाडु में। तो तीनों के तीनों बिल्कुल सही है। लेकिन आप यहां कमेंट करके मुझे जरूर बताना महानदी किस शहर के पास डेल्टा बनाती है और गोदावरी किसके पास डेल्टा बनाती है और कृष्णा नदी। ये सवाल आपके लिए है और आप कमेंट करके बताइएगा जरूर। तब तक अगले सवाल पे हम लोग चर्चा करते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, फारस की खाड़ी और भूमध्य सागर। तो सही ऑप्शन की तरफ चलते हैं, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण लगभग कितने द्वीपों से हुआ है। लगभग की बात कर रहा है, 572, 575, 578, 560। तो लगभग में 575 द्वीपों के हुआ है। अंडमान निकोबार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप सम्मिलित है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, उपर्युक्त सभी। तो ये सभी के सभी इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, ये भी सवाल आयोग ने कई बार पूछा, एक बार नहीं, वनडे एग्जाम में तो बिल्कुल ये कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है सैंडल पीक, बी है माउंट डियाबोली, सी है माउंट कोइबो और डी है माउंट थुल्लर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सैंडल पीक या सैंडल चोटी अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप स्थित है मध्य अंडमान में, लिटिल अंडमान में, ग्रेट अंडमान में और कार अंडमान में। तो मिडिल अंडमान में स्थित है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। निम्नलिखित में से किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्तियों से हुआ है। लक्षद्वीप, अंडमान, पंबन द्वीप, न्यू मूर द्वीप। तो सही ऑप्शन हो जाएगा लक्षद्वीप, जिन्हें लाखों का द्वीप भी कहते हैं। और आप कमेंट करके बताओ लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह का निर्माण कितने द्वीपों से हुआ है। 36, 38, 39 और 50। तो सही विकल्प इसका हो जाएगा 36 द्वीपों से हुआ है लक्षद्वीप समूह का निर्माण। और यहाँ एक सवाल फिर मैं लक्षद्वीप के संदर्भ में आपके लिए रखता हूं कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है। आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र की कर्नाटक। तो प्यारे साथी ये स्थित है आपके आंध्र प्रदेश राज्य में। ये भी सवाल आयोग ने कई बार पूछा है कि भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। श्रीहरिकोटा में, पंबन द्वीप में, न्यू मूर द्वीप में और मांजुली में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा श्रीहरिकोटा द्वीप के समीप पे। पंबन द्वीप स्थित है मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में और कच्छ के रण में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा मन्नार की खाड़ी में स्थित है पंबन द्वीप।
न्यूमोर द्वीप कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अरब सागर और कच्छ का रण। तो प्यारे साथी ये आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है न्यूमोर द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, कर्नाटक में, गोवा और गुजरात। तो उड़ीसा में। अब इससे ज्यादा बेसिक सवाल नहीं बन सकता है और इन सवालों को अगर आप गलत करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी ढिलबुल रवैये पर तैर रही है। इसको बेहतर करने की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। मांजुली द्वीप कहाँ स्थित है? असम में, बिहार में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में। तो मांजुली द्वीप जो है असम में है और ये विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है मांजुली द्वीप। और आप कमेंट करके बताओ मांजुली द्वीप का निर्माण कौन सी नदी करती है? मांजुली द्वीप से संबंधित नहीं है ब्रह्मपुत्र, गंगा, यहां सतलज होना चाहिए, सतलज और कावेरी। तो कौन सा इससे संबंधित नहीं है? तो वो है कावेरी। सत्रिया नदी होना चाहिए, सतलज नहीं सत्रिया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इससे संबंधित नहीं है कावेरी। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप। अब ये सवाल आपके लिए, क्योंकि अभी इस पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है तो दोहरान नहीं करेंगे। और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि हमारे कितने छात्र छात्रा इसको बिल्कुल कंसंट्रेट से सवाल सॉल्व कर रहे हैं। तब तक अगले सवाल पे चर्चा करते हैं कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? महेंद्रगिरी, सतमाला, अजंता और गढ़जात। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। और आप कमेंट करके यहां बताओ कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गढ़जात की पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा गढ़जात की पहाड़ी उड़ीसा राज्य में स्थित है। कुल्लू मलाई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? महाराष्ट्र की, कर्नाटक की, तमिलनाडु या उड़ीसा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। और इस सेशन का आखिरी सवाल, और यहां पर ये सेशन पूरा होता है कि भारत का शीत मरुस्थल कहां जाता है? राजस्थान को, लद्दाख को, जम्मू कश्मीर, कच्छ करण। तो लद्दाख को। अब यहाँ एक सवाल मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि सवालों की लड़ी लगाना इसलिए जरूरी है ताकि आपकी पढ़ाई खूब जोर शोर से हो कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है और मिनी तिब्बत का पठार किसे कहते हैं। सेशन कैसा लगा है जरूर कमेंट करके बताना और अपने दोस्तों में शेयर करना। और फिर मैं कहता हूं इस सेशन को कम से कम 5 से 7 बार सॉल्व करो। क्यों सॉल्व करो? क्योंकि 5 से 7 बार इसलिए इस प्यारे साथी इसको सॉल्व कर लो कि ये प्रश्न दोहरान अगर कहीं भी हो जाए, कोई कभी भी इन प्रश्नों को आपके सामने रख दे तो जैसे प्रश्न पढ़े कि आप तुरंत उत्तर बता दो, इतनी बार आप इस पर अभ्यास बना लो। तो मिलते हैं एक और नए सेशन में ज्योग्राफी के। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।